हमारे साथ है इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। सुधाकर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर प्राइस सेंसिटिविटी पर भी सरकार का काफी फोकस रहता है, किसानों को प्रोत्साहित करने पर भी सरकार का जोर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना यह है कि जो नीतियां हैं सरकार की वो शायद और सॉफ्ट होने की जरूरत है अगर किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करना है। तो एक एक करके सब मुद्दों पर हम आपका व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो क्या है, क्या चिंताएं हैं? थैंक यू जी, गुड आफ्टरनून। नंबर वन, आज के दिन में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गया। Compared to last year, this oil year, we have imported 2.2 million tons more. मतलब करीब 16.8 million tons का import हुआ है versus 14.6. That is about 15% increase. ये इसलिए हुआ है क्योंकि prices जैसा आप जानते हैं कि 35 से 40% prices गिर गया है, और उससे पहले जो दो साल स्टैग्नेंसी रहा कंजम्पशन में, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। तो एक तो ये है, और दूसरी तरफ हमारा डोमेस्टिक क्रॉप्स भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेंट है। मस्टर्ड एंड सोयाबीन क्रॉप्स काफी बड़ा है। जैसे अभी आज के दिन में गवर्नमेंट को करीब 10 लाख टन 15 लाख टन खरीदना पड़ा, जिसमें से 9 लाख टन अभी भी स्टॉक्स में है। सो वी नीड टू हैव ए फाइन बैलेंस। जैसे आप बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी difficult task, क्योंकि on one side you have to take care of consumer also, at the same time ये भी देखना है कि सीड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेगुलरली क्रशिंग होके बाहर जाए और स्टॉक में ना जाए, और इंपोर्ट्स के ऊपर रोक हो, और एट द सेम टाइम प्राइसेस भी कंज्यूमर के हित में रहे। तो ये जो बैलेंसिंग है ये बहुत गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, कि जो भी ग्लोबल में वॉलेटिलिटी होता है, और आजकल खास करके ग्लोबल इंडस्ट्री और बायोफ्यूल इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री बहुत जुड़ा हुआ है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर वीक होता है तो वो ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर असर पड़ेगा, और इंडिया के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट है अपना एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का। ओके, लेकिन सर अगर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने में तो खास तौर से हमने इंपोर्ट्स थोड़े से कम होते हुए देखे हैं। उसके पीछे कारण क्या रहे? इंपोर्ट्स यहाँ से आगे कैसे आप देख रहे हैं? साथ ही अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, यानी रबी सोइंग की बात करें, तो किस तरीके के नंबर्स आगे आने के एक्सपेक्टेशंस हैं? सो अभी जो जनवरी में जो कम हुआ है वो कोई ऐसा नॉर्मल है कि देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ड्यू टू अक्टूबर नवंबर खास तौर पे फेस्टिवल का डिमांड रहता है, करीब 10% डिमांड बढ़ता है फेस्टिवल के कारण, तो उसकी वजह से इंपोर्ट थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन जनवरी में इस टाइम में अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इतना ज्यादा गिरावट नहीं है, और जितना जरूरत है उतना है। आज के दिन में भी पोर्ट स्टॉक 8 से 9 लाख टन है, जो नॉर्मल है। एक टाइम में पोर्ट स्टॉक्स बहुत बढ़ गया था क्योंकि ऐसा ओवर इंपोर्ट हो गया था, उसका खाली करेक्शन हुआ है। सो I'm not worried about the lower imports, and also market का अभी रबी क्रॉप का अगर आप देखेंगे, एक तो मस्टर्ड क्रॉप बहुत अच्छा है। मान लीजिए लास्ट ईयर से थोड़ा मार्जिनली ऊपर रहेगा या कम तो रहेगा नहीं। सो रबी क्रॉप अगर है तो लास्ट ईयर इसी रबी क्रॉप से प्राइसेस एमएसपी के नीचे चले गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खरीदना पड़ा। तो आज के दिन में और एक मेजर इवेंट क्या है, पाम ऑयल थोड़ा टाइट है, और सोयाबीन ऑयल का एक न्यू क्रॉप बहुत अच्छा है ग्लोबली, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। सनफ्लावर ऑयल भी काफी है, अवेलेबल है, ऐसा कोई रोक नहीं है आज के दिन में। तो हमको आगे जाके एक ऐसा मौका आएगा कि जिसमें पाम, सन, सोया, सनफ्लावर सब एक ही भाव में बिकेंगे। तो कंज्यूमर के लिए एक ही प्राइस में सारी चॉइसेस अवेलेबल होंगे फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो उसमें ये देखना है कि मस्टर्ड सीड जो है बहुत ज्यादा ना गिरे। उसी कॉन्टेक्स्ट में रबी का चैलेंज यही रहेगा कि वो एमएसपी के नीचे ना चले जाए। आज के दिन में सोयाबीन है, नवंबर, ये क्रॉप आया था अक्टूबर में, अभी हम जनवरी में हैं।
लेकिन अगर सोयाबीन का प्राइस आज भी 46,000 है जो एमएसपी से नीचे है, सो वी हैव टू बैलेंस ऑल दिस फैक्टर्स। ओके अच्छा सुधाकर जी, जो रिसेंट लेटर जारी हुआ डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड शुगर की तरफ से, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, उसमें उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस जो है और मेजर ऑयल्स जैसे कि सोया, सनफ्लावर, पाम, वहां पर उस क्वांटम में डिक्रीज नहीं हुए हैं प्राइसेस जितने कि इंटरनेशनल मार्केट्स में डिक्रीज हुए हैं। बीच में हमने एसईए की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आते हुए देखा था सब मेंबर्स को जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रांडेड ऑयल्स की, वो इंटरनेशनल प्राइसेस के पार में प्राइसेस को कम करे। क्योंकि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सिचुएशन है प्राइस पर्सपेक्टिव से वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स। देखिए ऐसा कुछ, ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबको तो गिराना ही पड़ेगा। जैसे पाम में डे टू डे इम्पैक्ट आ जाता है, लेकिन सोया में, सनफ्लावर में, सोया में क्या है, आज के दिन में करीब करीब 70-80 दिन लग जाता है माल स्टॉकिंग आने में। इस बार क्योंकि सोयाबीन का दाम ग्लोबली अचानक गिर गया है, तो किसी ने ज्यादा प्लान किया नहीं था, क्योंकि ये तो पता ही था कि इंटरनेशनल भाव गिरेंगे। तो इंडिया में इतना स्टॉक प्रेशर नहीं है सोया का, और आगे भी नया क्रॉप जो आएगा अप्रैल में, तभी लोग और खरीदेंगे। तो ये जो सडन ड्रॉप आया है, तो इट टेक सम टाइम फॉर इट टू करेक्ट, और उसका असर जैसे मैंने बताया था सोयाबीन में भी पड़ा है उसका असर, क्योंकि इंटरनेशनल से अचानक गिर गया तो सोयाबीन भी डोमेस्टिकली गिर गया, डोमेस्टिकली सोया ऑयल भी नीचे गया है कॉन्सिक्वेंटली। सो इट इज अ मैटर ऑफ सप्लाई चेन एडजस्टमेंट, टाइम लगता है, बट इवेंचुअली इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से ही चलता है। ओके तो सुधाकर जी फिर क्या, क्योंकि देखिए किसान हो या कंज्यूमर हो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश सरकार ने इंडिकेशन तो यही दी है, कोशिश तो यही कर रही है कि किसानों को भी प्रोत्साहित करे और कंज्यूमर को पर भी ज्यादा लोड ना पड़े। हालांकि नीतियां ऐसी हैं जैसे कि इंडस्ट्री डिमांड कर भी रही, जिनको बदलाव करने की जरूरत है। क्या कदम आपके हिसाब से ऐसे हैं, आई एम श्योर लिस्ट आपकी लंबी होगी, बट जो आपको लगता है कि इमीडिएटली सरकार को कंसिडर करने चाहिए? सो सरकार को हमारे पास 3 पॉइंट है, बट उससे पहले जो आपका जो एक पॉइंट है उसके बारे में आईवीपीए ने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जैसे इंटरनेशनल भाव बढ़ जाता है तो ड्यूटी कम हो जाता है, जैसे इंटरनेशनल भाव गिरता है तो ड्यूटी बढ़ जाता है। उसमें क्या है, एक ऑटो ट्रिगर जैसा हो जाता है जिसमें कंज्यूमर और फार्मर जो आप बात कर रहे हैं उसका बैलेंसिंग हो जाता है। तो एक तो हमारा अप्रोच, क्योंकि इंडिया बीइंग अ बिग बायर इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो पावरफुल थिंग। तो इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट इतना लिंक्ड है कि एक तो बैलेंस करने के लिए ड्यूटी, डायनामिक ड्यूटी स्लैब होना चाहिए, हो सकता है इवेंचुअली, क्योंकि आगे जाके अगर प्राइसेस बहुत गिरेंगे तो ड्यूटी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फोकस फिर कंज्यूमर से जाकर के फार्मर को जो रियलाइजेशन हमको जो देना है कम से कम एमएसपी का, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान तो जाएगा। रिगार्डिंग बजट हम लोग बोलते हैं कि हमारा एसोसिएशन की तरफ से 3 पॉइंट है। नंबर 1, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो इंपोर्ट बहुत बढ़ गया उसके बारे में मैंने बताया था। तो सेल्फ सफिशिएंसी डोमेस्टिक क्रॉप्स को इंक्रीज करने के लिए आई थिंक वी नीड अ बजटरी एलोकेशन ऑफ अबाउट 30,000 crores फॉर अबाउट 5 years to comprehensively look at the edible oil seed sector, including warehouse support, risk management, price risk management, the current duty structure, ये सब मिला के हमको देखना चाहिए फॉर अ 5 year allocation। तभी हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है आज के दिन में 65-68% हो रहा है, उसको धीरे धीरे हमको डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप को बढ़ाना है। एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ ऑयल पाम, तो उसमें हमारा मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, जिसका सनफ्लावर में तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, ग्राउंडनट मस्टर्ड में इंपोर्ट भी नहीं है, इट्स एन इंडिपेंडेंट इंडियन क्रॉप। तो उसके हिसाब से एक व्हाइट पेपर हमने दिया हुआ है। तो आई होप ऑयल सीड सेक्टर का जो बजटरी एलोकेशन है फॉर सेल्फ सफिशिएंसी टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी, ये होगा। तो ये पहला पॉइंट है। This not just duty, this is all about the entire comprehensive solution, starting with hybrid seeds to marketing and selling. It's an end-to-end solution हमको निकालना पड़ेगा for a self-sufficiency in edible oil. Number 2, जो आपने ब्रीफली मेंशन किया था कि डिफरेंशियल ड्यूटी जो क्रूड और रिफाइंड का है वो 7.5% हो गया है।
whereas it used to be 12 to 15%. इसके वजह से भी एक 3 मिलियन टन 30 लाख टन ज्यादा ओलिन इंडिया में आ गया है. उसका जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर रिफाइंड ऑयल ज्यादा आएगा तो यहाँ का इंडस्ट्री चलेगा नहीं. एंड इंस्टेड ऑफ रिफाइनिंग they will start importing palm oil and packing. So duty differential between crude and refined can be achieved by actually without taxing the consumers. उसमें CPO जो crude palm oil है उसमें तो 0% ड्यूटी है और AIDC 5.5% है और ओलिन जो पामोलिन है उसमें AIDC 5.5% ड्यूटी नहीं है. तो ये जो AIDC है उसको क्रूड पाम ऑयल में भी निकाल सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली कंज्यूमर को बर्डन नहीं होगा, लेकिन ये अपना डिफरेंशियल जो इंडस्ट्री के हित में है वो हो जाएगा. और ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रखा है. जैसे अगर आज के दिन में क्रूड का भाव इंडिया में $910 है तो उसका $870-80 में ग्लोबली इंपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स रिफाइंड में कम किया हुआ है, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग. सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्री विल बी कंपेल्ड टू गो इनटू पैकिंग बेसिस बाय नॉट मैन्युफैक्चरिंग. तो इसको इंडस्ट्री का मांग स्ट्रांगली ये है कि डिफरेंशियल को कम करे. थर्ड, अगर जरूरत पड़े तो जो फिनिश गुड्स जो पामोलिन जो होता है उसमें एक अपर कैप लगा दे कि भाई इतना वॉल्यूम ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है. तो वो भी एक सोच सकते हैं. ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री का. थर्ड पॉइंट है कि एडिबल ऑयल जो जीएसटी के एंगल से इसको नेगेटिव लिस्ट पर रिफंड होता था. एक्चुअली क्या है, 5% जीएसटी है और पैकिंग मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर 12 से 18% है. तो उसकी वजह से इंडस्ट्री के पास ऐसा जीएसटी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो रिफंड नहीं हो पाता है, जो अल्टीमेटली राइट ऑफ करना पड़ता है. तो ये इसलिए हुआ क्योंकि रिफाइंड एडिबल ऑयल में जो रिफंड्स होता था वो नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया. तो आवर रिक्वायरमेंट वुड बी टू करेक्ट दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्योंकि एडिबल ऑयल में मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, 10% ऐसा मार्जिन नहीं है, इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस. तो जीएसटी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से फॉर द रिफंड पर्पस ऑफ जीएसटी, अनयूज्ड जीएसटी, हम चाहते हैं कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री नेगेटिव से फिर पॉजिटिव नॉर्मल लिस्ट में लाया जाए. ये 3 हमारे सामने इंडस्ट्री की तरफ से है. Please like and subscribe IVPA channel.